नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश के नवनियुक्त नगर विकास और संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत की। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सूरमा भोपाली वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि हरीश रावत के पास सरकार की बुराई करने के अलावा कोई और काम तो है ही नहीं, ना ही इसके सिवाय उनसे कुछ उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि भले ही हमारे पास मात्र 9-10 महीने का समय बचा हो, लेकिन फिर भी सरकार प्रदेश को हर मोर्चे पर विकास की अग्रणी पंक्ति में खड़ा करके दिखाएगी। मंत्री बंशीधर ने कहा कि बोए हैं हम तो काटेंगे भी हम ही। तो आपको बता दें कि बंशीधर भगत ने हरीश रावत के सूरमा भोपाली वाले बयान पर पलटवार किया है। तो आपको बता दें कि प्रदेश के नवनियुक्त नगर विकास और संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सूरमा भोपाली वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि हरीश रावत के पास सरकार की बुराई करने के अलावा कोई और काम तो है ही नहीं, ना ही इसके सिवाय उनसे कोई उम्मीद की जा सकती है। इसके साथ ही बंशीधर भगत ने कहा कि भले ही हमारे पास मात्र 9-10 महीने का समय बचा हो, लेकिन फिर भी सरकार प्रदेश को हर मोर्चे पर विकास की अग्रणी पंक्ति यानी कि सबसे आगे विकास के पैमाने पर लाकर खड़ा करके दिखाएगी। मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि बोए हैं हम तो काटेंगे भी हम ही। हरीश रावत जी से और उम्मीद क्या करेंगे हम? क्या वो ये कहेंगे बहुत बढ़िया काम करा भारतीय जनता पार्टी ने? कभी नहीं कहेंगे। उनको ड्यूटी दे रखी है कि जगह जगह हमारे पुतलों को हमारी बुराई करो, जो तुमसे बनता है वो करो, ये उनका काम ही है। तो उनको सौंप रखा करना चाहिए। 9 महीने आगे का समय है, लेकिन पिछले का 4 साल का समय भी हमारा ही था। तो हमने जो कर रखा है उसको बोए को हम काटेंगे और आगे 9 महीने में भी हम अच्छा खाद बीज देकर फसल को उगाएंगे। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करेंगे, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के साथ जनता के साथ जुड़ेंगे। हरीश रावत। तो अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लक्सर से जुड़ गए गोविंद चौधरी, उनसे जानते हैं। गोविंद जी, बंशीधर भगत के इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? किस तरह से वो कह रहे हैं बोएंगे हम तो काटेंगे भी हम ही, क्या मतलब समझे इसका? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से आज बंशीधर भगत ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं एक निंदनीय भी लगता है। जिस तरह से वह एक अपने बयान में साफ तौर से कह रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी की सरकार है तो अधिकारी को भी एक खरी खोटी सुनाई गई है, जिसमें कहा गया है कि बीजेपी सरकार में कोई भी नेता बर्दाश्त अपमान नहीं करेगा और सभी अधिकारियों को एक सीख लेनी चाहिए। तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने ताली बजाकर भी इसका सम्मान किया है। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो उस तरह का एक मुद्दा भी अब उठा रहा है। जी गोविंद जी, बड़ा सवाल इसमें यह है कि आखिर ये बोने और काटने की अगर बात की गई है तो ऐसा क्या बोया है जो बीजेपी को अब काटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से आज बयानबाजी हुई है तो कहीं ना कहीं पार्टी अन्य पार्टी में भी जो है उसमें कहीं ना कहीं हलचल मची हुई है। इस बयानबाजी को लेकर पार्टी से अलग जो विपक्ष पार्टी है वो तरह तरह के सवाल उठा रही है। आखिर ऐसा क्या बो दिया है, क्या काट लिया है, ये एक बड़ा सवाल अब भी उलझ रहा है। जी तमाम जानकारी के लिए गोविंद आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि बंशीधर भगत ने पूर्व सीएम हरीश रावत पर निशाना साधते साधते ये भी कह दिया कि उनकी सरकार में जो बोया गया है उन्हीं को काटना पड़ेगा, जिसे लेकर के अब सियासी गलियारों में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं कि आखिरकार उत्तराखंड की सरकार ने ऐसा क्या बो दिया है जो उन्हें अब काटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा में कार्यभार का पद ग्रहण कर लिया है, जहां इस दौरान पूजा अर्चना कर विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान विधायक, प्रदेश प्रवक्ता सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और साथ ही पदभार ग्रहण करते ही कार्यक्रम में मौजूद तमाम कार्यकर्ताओं ने पुष्प गुच्छ देकर के
कैबिनेट मंत्री को बधाई दी। तो बता दें आपको कि फूलों का गुलदस्ता देकर के उनको बधाई दी गई है पदभार ग्रहण करने के लिए। तो आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा में अपने कार्यभार का पदभार ग्रहण कर लिया है, जहां इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना भी की और विधिवत रूप से पूजन करने के बाद में उन्होंने कार्यभार का ग्रहण किया। आपको बता दें कि इस दौरान विधायक, प्रदेश प्रवक्ता सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और साथ ही पदभार ग्रहण करते ही कार्यक्रम में मौजूद तमाम कार्यकर्ताओं ने फूलों का गुलदस्ता देकर कैबिनेट मंत्री को बधाई दी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पदभार ग्रहण करने के लिए पहुंचे थे अपने कार्यभार का। इस दौरान उन्होंने विधिवत तरीके से पूजा पाठ किया। पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने अपना कार्यभार का पदभार जो है वो उत्तराखंड सरकार में वो ग्रहण किया है, उसको संभाला है। और उसके बाद जो स्थानीय विधायक, कार्यकर्ता, वो सभी तमाम लोग फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया, उनको बधाई दी। खबर देहरादून से है, जहां पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के सलाहकारों पर सीएम तीरथ सिंह ने आज गाज गिरा दी है। आपको बता दें कि औद्योगिक सलाहकार केएस पवार, मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट, लघु उद्योग सलाहकार विमल कुमार और इसके साथ ही पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के सलाहकार नवीन बलूनी और नरेंद्र सिंह को भी उनके पदों से हटा दिया गया है। बता दें कि नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के आदेश के बाद गोपन विभाग ने यह आदेश जारी किया है। बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कहीं न कहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के सलाहकारों को हटा दिया गया है और ये फैसला खुद नए सीएम तीरथ सिंह रावत के आदेश के बाद लिया गया। यह आदेश उनकी तरफ से दिया गया गोपन विभाग को और उसके बाद यह आदेश जारी कर दिया गया है और तमाम सलाहकारों को जो है उनके पद से पदमुक्त कर दिया गया है। अब ऐसे में नए सलाहकारों की भी नियुक्ति की जानी है। वो देखना बड़ा अहम और दिलचस्प होगा कि आखिरकार तीरथ सिंह रावत किन चेहरों को तमाम मंत्रालयों या तमाम विभागों के सलाहकार के तौर पर नियुक्त करते हैं। वहीं देहरादून के सहसपुर विधानसभा के अंतर्गत खुशहालपुर ग्राम सभा में आयोजित जनसभा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में 2022 में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनने के साथ सहसपुर विधानसभा सीट, जहां पिछले 15 सालों से कांग्रेस पार्टी वनवास झेल रही है, उस वनवास को खत्म करने के लिए कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को उनको दायित्व सौंपा गया है, उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि पूरे जान से सहसपुर विधानसभा से पार्टी से कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को जिताने का काम किया जाएगा। हालांकि जनसभा के आयोजित होने से पहले ही पार्टी के अंदर गुटबाजी देखने को भी मिली। सभा आयोजित होने से पहले ही पार्टी के कई दिग्गज नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम को छोड़कर वापस लौट गए। तो कहीं न कहीं एक तरफ कांग्रेस पार्टी 2022 में सत्ता का वनवास खत्म करने की बात कर रही है, कंधे से कंधा मिलाकर के एक एक कार्यकर्ताओं के चलने की बात कर रही है, तो वहीं जनसभा और ऐसे सभाओं के शुरू होने से पहले ही पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता अगर पार्टी के द्वारा आयोजित इस सभा को छोड़ करके चले जाते हैं तो ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार कैसे कांग्रेस पार्टी 2022 में बीजेपी को या फिर खुद के वनवास को खत्म करने का सपना देख रही है और संजो रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के दिल्ली से विधायक और नेशनल कोऑर्डिनेटर ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपने कदम बढ़ाते जा रही है। उन्होंने कहा कि हमने अभी अपनी 70 विधानसभाओं में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया और
सरकार को घेरने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार उत्तराखंड में सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही चुनावी जंग है। 4 साल पूरे होने पर उत्तराखंड सरकार के आम आदमी पार्टी ने काला दिवस के रूप में मना चुके हैं और अब 5 साल होने पर बीजेपी की उत्तराखंड से विदाई लगभग पक्की है। तो आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि उत्तराखंड की सियासत में उसके पैर फैलते जा रहे हैं। वो लगातार उत्तराखंड की सियासत में एक्टिव हो रहे हैं और 2022 में बीजेपी को वो सीधे तौर पर टक्कर देने के लिए तैयार हैं। इस तरीके से उत्तराखंड की सरकार चल रही है, उत्तराखंड में भाजपा सरकार चला रही है। उनका इस बार 4 साल पूरे होने पे काला दिवस तो मना ही चुके हैं। 5 साल पूरे होने के बाद इनका बोरिया बिस्तर यहां से उत्तराखंड से लपेटने वाला है और उत्तराखंड की जनता जान चुकी है कि इन्हें कितने बड़े बड़े घोटाले करें और उत्तराखंड की जनता इनको सबक सिखाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ का बेरोजगार उसे सबक सिखाने के लिए तैयार है। जिस तरीके से उत्तराखंड में इन्होंने अभी कुंभ का मिसमैनेजमेंट किया, अपने आप में छोटा सा नमूना ही यहाँ पे देखने की तैयार है कि पूरी तरीके से कुंभ का आयोजन कितने साल पहले होता है, उसकी व्यवस्था कितने साल पहले होती है, लेकिन पूरी तरीके से सरकार फेल है। हमारा मुद्दा कुछ नहीं, हम तो बराबर एक सतत क्रिया है। हम अपना एक संगठन बना रहे हैं और 2022 की तैयारी कर रहे हैं। 2022 हमारे लिए हमारा लक्ष्य चिड़िया की आंख की तरह है, जिसको हम अचीव करने जा रहे हैं। अभी एक रिसेंटली सर्वे हुआ जो कल का है, जिसमें 8 सीटें अभी दे रहे हैं। अभी तो हमारा कोई भी नेता यहाँ नहीं आया। अभी जैसे जैसे हमारे और नेता आते जाएंगे, प्रचार बढ़ेगा तो अल्टीमेटली इसका ग्राफ भी बढ़ेगा। इस तरीके से उत्तराखंड की सरकार चल रही है, उत्तराखंड में भाजपा सरकार चला रही है। उनका इस बार 4 साल पूरे होने पे काला दिवस तो मना ही चुके हैं। 5 साल पूरे होने के बाद इनका बोरिया बिस्तर यहां से। वहीं रुड़की के मंगलौर में पत्रकारों के अपहरण के मामले में अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज होकर पत्रकारों के पक्ष में अब राष्ट्रीय मानवाधिकार उत्तराखंड के डिप्टी कन्वीनर आदिल फरीदी सामने आए हैं। उनका कहना है कि 2 दिन बाद उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी और घटना से मुख्यमंत्री को अवगत कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। बता दें कि बुधवार की रात 4 पत्रकार मंगलौर में अवैध खनन की सूचना पर कवरेज के लिए पहुंचे थे, जहां पर खनन माफियाओं के गुंडों ने 4 पत्रकारों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया था। 2 पत्रकारों ने तो भागकर अपनी जान बचा ली थी, लेकिन 2 पत्रकार उन गुंडों के हत्थे चढ़ गए थे, जिनके साथ जमकर मारपीट की गई और तमंचे के दम पर उनका अपहरण कर लिया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई और घायल पत्रकारों को ढूंढकर उनका उपचार कराया गया। पुलिस ने तभी घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ अपहरण और लूट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन मामले में अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके बाद पत्रकार समाज नाराज चल रहा है और आरोपियों की गिरफ्तारी की लगातार मांग की जा रही है और खुद राष्ट्रीय मानवाधिकार की तरफ से भी अब ये पहल की जा रही है कि पत्रकारों को न्याय दिलवाई जा सके। वहीं विधानसभा नानकमत्ता की जनता को लाभ पहुंचाने के लिए क्षेत्रीय नानकमत्ता विधायक प्रेम सिंह राणा की तरफ से ग्रामीण इलाकों में बहुउद्देशीय शिविर लगाया जा रहा है। शिविर में संबंधित विभागों के स्टॉल के माध्यम से समस्या का त्वरित निस्तारण कर विधानसभा क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करने का कार्य कर सरकार की नई योजनाओं की जानकारी भी देने का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोग भी इस शिविर की सराहना की है। विधानसभा के अंतर्गत हमारे विधायक जी डॉक्टर प्रेम सिंह राणा के द्वारा यहाँ पर बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया है। इसमें लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, जिसकी भी नाली की, सड़क की, पानी भराव की, मिट्टी भराव की जो भी समस्या है उसका समाधान किया जा रहा है। उनकी हर बात को माना जा रहा है, उनका हर प्रयास को पूरा करने की हर बात को पूरा करने की प्रयास किया जा रहा है। हमने नानकमत्ता विधानसभा में बहुउद्देशीय शिविर जिला स्तर से लेकर और एसडीएम स्तर तक के हमने शिविर लगवाए हैं
और जगह जगह हमने शिविर लगाए हैं और जगह जगह शिविर लगाने पर जो भी समस्याएं आई हैं उनका मौके पर हमने निस्तारण कराने का काम किया है। साथ ही अगर कोई अगर समस्या में थोड़ा समय लगा है तो उससे हमने फिक्स टाइम मांगा है और उतने दिन तक अगर निस्तारण नहीं होगा तो उन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। खबर उत्तराखंड के खटीमा से, जहां यूपी से लगे सुरई वन क्षेत्र में यूपी सिंचाई विभाग के ठेकेदार निर्माण के नाम पर अवैध मिट्टी खनन कर रहे हैं, जिसकी वजह से वन क्षेत्र में गहरे गड्ढे हो रहे हैं। बरसात के मौसम में इस गड्ढों में पानी भर जाता है, जो जंगली जानवरों के लिए किसी खतरे से कम नहीं होता। वहीं जब इस मामले में सराय रेंज वन विभाग के अधिकारियों से सवाल किया गया तो उन्होंने मामले की जानकारी न होने की बात कहते हुए मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से अवैध खनन कर यह पूरा इलाके में गड्ढा कर दिया गया है, जहां बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है। तहत इस वर्ष भी उनके मरम्मत कार्य किया जा चुका है। इसके अलावा इसके एवज में उनके द्वारा हमें लिखित रूप से सूचित भी किया गया है वहाँ के जो सिंचाई विभाग के संबंधित अधिकारी हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि सुरई वन क्षेत्र से ऐसी मिट्टी का ढलान ऐसे तो मेरे संज्ञान में नहीं है, यदि यह है तो इसकी मैं पूरी जांच कराऊंगा और यदि वो दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। चमोली में नशे के खिलाफ स्कूली छात्रों ने जन जागरूकता रैली निकाली। आपको बता दें कि राजकीय इंटर कॉलेज गौचर में राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय विशेष शिविर शुरू हुआ। इस शिविर की शुरुआत में रंगारंग कार्यक्रमों के साथ स्कूलों छात्रों ने स्वयंसेवियों द्वारा नशे के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान नुक्कड़ नाटक, ग्राम भ्रमण, विद्यालय रख रखाव एवं स्वच्छता के लिए नुक्कड़ नाटक किए गए। बताते चलें कि इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर भंडारी ने अतिथियों को धन्यवाद देते हुए विशिष्ट कार्य करने वाले स्वयं सेवकों को पुरस्कृत भी किया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से रंगारंग कार्यक्रम के जरिए ये जन जागरूकता रैली निकाली गई। नशे के खिलाफ ये रैली निकाली गई थी। रैली में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया जगह जगहों पर। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे जो हैं रंगारंग कार्यक्रम कर रहे हैं, वहीं दूसरे बच्चे नशे के खिलाफ लोगों को संदेश भी दे रहे हैं। और ये रैली निकाल करके लगातार समाज में नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं हरिद्वार में रेहड़ी पटरी वाले लघु व्यापारियों यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स को मेला प्रशासन ने अतिक्रमण के नाम पर हटा दिया है। अब वहीं उनके कारोबारी स्थल से हटाए जाने के विरोध में लघु व्यापारियों ने प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में नगर आयुक्त कार्यालय पर नारेबाजी की और सहायक नगर आयुक्त उत्तम सिंह नेगी को ज्ञापन सौंपा। वहीं प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि पहले ही प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर इस समस्या से अवगत कराया गया था, जिस पर पीएमओ ने संज्ञान भी लिया था। वहीं प्रांतीय अध्यक्ष ने आगे कहा कि अभी शाही स्नान का समय है, तब तक रेहड़ी पटरी वाले लघु व्यापारियों को एक्ट के मुताबिक व्यापार करने की अनुमति दी जाए। वहीं मांगे नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। इसके अलावा सहायक आयुक्त ने कहा है कि लघु व्यापारियों की मांगों से आयुक्त को अवगत करा दिया गया है, जिसके बाद नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि छोटे व्यापारियों को अतिक्रमण का हवाला देकर के हटा दिया गया, जिसके बाद छोटे व्यापारी जो हैं वो भी नाराज बताए जा रहे हैं और इनकी मांग है कि इन्हें एक्ट के तहत व्यापार करने की मंजूरी अनुमति दी जाए। अध्यक्ष जो टाउन वेंडर कमेटी श्री संजय चोपड़ा जी ने जो ज्ञापन दिया है, जो आपकी मांग है उससे नगरायुक्त महोदय को अवगत करा दिया जाएगा और जो भी इसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी उसको क्रियान्वयन के लिए यथासंभव कार्रवाई की जाएगी।
ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय फेरी नीति को लागू करने के लिए नगर निगम काफ़ी क्रियाशील है और इसमें टाउन वेंडिंग कमेटी की समय समय पर बैठकें आउट की गई और कुछ टाउन वेंडिंग जोन जो हैं लगभग हमारे अंतिम हो चुके हैं और जल्दी ये आपको फील्ड में देगा। ऐसा नहीं है, स्थायी रोजगार दिए जाने की, स्थायी जगह बसाने की ओर नगर निगम एक्टिव है। माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था कि रोडी बेल वाला क्षेत्र में तमाम कुंभ मेला क्षेत्र के अंदर जो स्ट्रीट वेंडर है, रेडी पटरी का स्ट्रीट वेंडर है, उसको यहाँ पर व्यवस्थित नहीं किया जा रहा है। तो माननीय पीएमओ ने उसका संज्ञान लिया और प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से वो मुख्य सचिव ओम प्रकाश जी को पत्र आया और ओम प्रकाश जी ने जो है प्रभारी सचिव और अपर मुख्य सचिव जो भी संबंधित अधिकारी हैं शासन में, उनको उन्होंने उसको फॉरवर्ड किया और उसके बाद में निर्देशक महोदय के पास में ये आया, जो हमारे शहरी विकास निर्देशक हैं उनके पास आया और मैं समझता हूँ नगर निगम में भी ये कागज़ आ चुका होगा क्योंकि 3 महीने का अंतराल हो गया है। उत्तराखंड के रामनगर में 1 ग्राम आमडंडा खत्ता में बिजली, पानी और संचार जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की मांग को लेकर वन ग्रामीणों ने एक जुलूस प्रदर्शन करके कॉर्बेट पार्क के निदेशक का घेराव किया। शनिवार को 1 ग्राम आमडंडा खत्ता से एकत्रित ग्रामीणों ने सरकार और कॉर्बेट प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी एवं प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकाला। बता दें कि यह जुलूस कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक जनसभा एक जनसभा के रूप में तब्दील हो गया था, जहां हुई सभा में इस बात का भी जिक्र हुआ कि वो इस गांव में 200 साल से भी अधिक समय से बसे हुए हैं और कई बार कॉर्बेट प्रशासन को मूलभूत सुविधाओं को लेकर अवगत भी कराया गया है। बावजूद इसके अभी तक प्रशासन द्वारा कोई मांग नहीं मानी गई है। उन्होंने कहा कि गांव में बिजली, पानी की सुविधा न होने के कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूलों में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, लेकिन इस गांव में संचार की सुविधा न होने के कारण बच्चे पढ़ाई से भी वंचित रह जाते हैं। ग्रामीणों ने सरकार और कॉर्बेट प्रशासन से अपनी मांगों को पूरा करने की बात करते हुए चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमारे देश को 74 साल आज़ादी को हो गए हैं। इससे पहले अंग्रेजों का शासन था उस समय, और आज़ाद भारत सरकार को होने के बाद भी 74 साल बीत गए, हमको कोई मूलभूत सुविधा नहीं दी गई। हम यहाँ पर अतिक्रमण वाले नहीं हैं, हमने जंगलों की रक्षा करी है, हमने वन जीवों की रक्षा करी है, हमको बसाया गया है। इसके बावजूद भी हमको मूलभूत सुविधाओं, पानी, बिजली, सड़क जैसे जो भी मूलभूत सुविधा होती है, कोई चीज़ उपलब्ध नहीं कराई आज तक के सरकारों ने। इसलिए हमको यह आवाज़ उठानी पड़ रही है और हम पानी के बगैर तरस रहे हैं, बिजली के बगैर तरस रहे हैं, सड़क के बगैर तरस रहे हैं। ऐसे ही रहेंगे, धरना करते रहेंगे, हम धरना करते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। आमडंडा खत्ता के लोग आए हैं और उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। जो समस्याएं उन्होंने रखी हैं वो अलग अलग विभागों से भी संबंधित है। तो हमने बुधवार का समय इसके लिए नियत किया है। जो भी अलग अलग विभाग हैं उनके साथ इस संबंध में वार्ता की जाएगी और जो भी नियमानुसार जो भी सुविधाएं मुहैया की जा सकती हैं या जो भी आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने की आवश्यकता होगी वो। वहीं डोईवाला के राजाजी पार्क से सटे बुल्लावाला गांव में लगातार हाथी किसानों की फसलों को रौंदकर बर्बाद कर रहे थे, जिससे नाराज किसानों ने राजनेताओं के साथ वन विभाग के अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ रहे थे, पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा था। जिसके बाद एको वन समिति का गठन होने के बाद समिति के अध्यक्ष मंगल रौथांड और क्षेत्र पंचायत सदस्य राजेंद्र तड़ियाल ने राजाजी पार्क के अधिकारियों के सामने समस्या रखी और शीघ्र समस्या के समाधान की मांग की। जानकारी के अनुसार राजाजी पार्क में क्षेत्रीय नेताओं को देख रेख में जंगल किनारे गहरी खाई अब खोद दी गई है, जिससे जंगल में आने वाले हाथियों से आम जन को राहत मिल सके और साथ ही इससे जंगली जानवरों से भी होने वाले नुकसान से फसलों को बचाया जा सके। तो हाथियों को रोकने के लिए जंगलों के किनारे अब खाई खोदी गई है ताकि किसानों के फसलों को किसी तरह से जो है नुकसान ना पहुंच सके। आज राजाजी नेशनल पार्क में खाई हाथी को रोकने के लिए खाई खुदवाने के लिए मैं जंगलात की ओर से रेंजर साहब का और यहाँ के समस्त स्टाफ का और डायरेक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हाथी की समस्या जो हमारे
पार्क से सटे हुए खेत हैं उसमें लगातार नुकसान पहुंचा रहा था हाथी, और उन्होंने हमारी ये मांग सुनी और यहाँ पर जो है खुदाई की है, जो नाला बनाया खुदाई के लिए जिससे हाथी पार नहीं कर पाएगा, और ग्रामीणों की फसलों को जो नुकसान हाथी लगातार पहुंचा रहा था उससे बहुत राहत मिलेगी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा वन विभाग का। ये बहुत लंबित मांग थी हमारी यहाँ पर सभी ग्रामवासियों की, जितने यहाँ पर किसान हैं, कि यहाँ पर जो है जो ये जंगलात के वन्य जीव होते हैं इनसे जो है फसलों को भारी नुकसान होता था। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज जो है वन विभाग ने यहाँ पर जो है खाई खुदाने का कार्य जो है प्रारंभ कर दिया है और काफ़ी जो है खाई। अब खबर उत्तराखंड के विकासनगर से, जहां खेत खलिहानों से निकलकर कई हुनरमंद खिलाड़ी अपने राज्य ही नहीं विदेश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। विकास नगर पचवादन क्षेत्र में भी स्वर्गीय महावीर सिंह चौहान मेमोरियल देवभूमि कबड्डी अकादमी द्वारा 2 दिवसीय ऑल इंडिया कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में देश के अलग अलग राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से आई लगभग 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहले दिन की कबड्डी प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के साथ एसएसबी की टीमों का मुकाबला हुआ। इस प्रतियोगिता में एसएसबी की टीम भारी अंतर से जीत लाने में सफल रही। आज ये हमारे खेलकूद कार्यक्रम का पहले दिन का आगाज हुआ है। इसके लिए हम लोगों ने श्रीमती निर्मला चौहान जी, जो स्वर्गीय महावीर सिंह चौहान साहब की धर्मपत्नी है, हम सबकी बड़ी हैं, आप लोगों के सामने हमारे बीच में उपस्थित हुई और उन्होंने यहाँ पर इस कार्यक्रम को उसका शुभारंभ किया। बाकी जो हमारी टीमें हैं वो भिन्न भिन्न प्रदेशों से यहाँ पर आई हैं, जिसमें राष्ट्रीय टीमें लगभग 12 टीमें भाग ले रही हैं और बाकी जो और टीमें भी आई हैं उसमें प्रो के खिलाड़ी लगभग 4 प्रो के खिलाड़ी हैं। तो इस प्रकार हमारे पास 24 टीमें आ गई हैं जो अपना जो है इस प्रतियोगिता। तो फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए लोकमंच न्यूज के साथ। नमस्कार।